गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज यह ज्योग्राफी का चौथा वीडियो है और इसमें हम लोग क्या देखेंगे आज तो भूकंप से शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के बारे में सामान्य परिचय, फिर उसके बाद में सौरमंडल, फिर पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज हम लोग भूकंप देखेंगे। यह सब क्या है तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसके बारे में जो अप्रत्यक्ष जानकारी मिलता है उसका सबसे प्रमुख स्रोत कौन है तो वह भूकंप है। भूकंप में क्या होगा तो प्रायः 3 तरह के वेग होता है जो याद करना पड़ता है। 3 तरह के तरंगे, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। जो एस वेव है पी वेव है यह लगभग संपूर्ण क्षेत्रफल, और पी वेव है यह लिमिटेड होता है क्योंकि एस वेव सेकेंडरी वेव है और यह ध्रुव से होकर नहीं गुजर सकती है, जिस कारण इसका कुछ छाया क्षेत्र हो जाता है। और लॉब वेव या जो इसको क्या कहते हैं सरफेस वेव, यह जिगजैग मोड में चलता है और यह मुख्य रूप से अवस्थल पर ही चलता है जो सबसे अधिक बर्बादी का कारण बनता है। तो हम लोग इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। भूकंप भूपटल की ज्ञात या अज्ञात कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न हो जाती है। यानी कि यह भूकंप की जो व्याख्या है कैसे है, सामान्य जो नया व्याख्या है इसके हिसाब से पृथ्वी क्या है, बहुत सारे प्लेट जो कहा जाता है कि मुख्य रूप से 12 प्लेटें हैं और भी अन्य छोटे छोटे प्लेट हैं, इन सब में जो असंतुलन पैदा हो जाता है तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। और यह क्षणिक है भूकंप, यह पृथ्वी है मान लीजिए। तो यह जो भूकंप का उद्गम केंद्र यानी यहाँ पर 2 प्लेटें हैं, आपस में इन लोगों में टकराव उत्पन्न हुआ होगा या कोई मूवमेंट होगा तो भूकंप हो गया, तो उसको क्या कहेंगे उद्गम केंद्र। और इसके ठीक 90 डिग्री ऊपर जहाँ भूकंप सबसे पहले महसूस हो उसको कहेंगे अधिकेंद्र। तो भूकंप के केंद्र से ही तरंगे चारों दिशाएं में मूवमेंट करती है। भंसन क्रिया यानी फॉल्टिंग के द्वारा भूकंप का आना। भंसन मतलब क्या, जब मूवमेंट दूर दूर हो जाए या एक ही तरफ मूवमेंट हो, इसमें एक नीचे चला जाएगा एक ऊपर चला जाएगा फिर भी भंसन हो जाएगी। भूकंप मूल, भूकंप का सर्वप्रथम आविर्भाव यानी भूकंप की उत्पत्ति कहाँ होती है तो इसके फोकस पर, उसको क्या कहते हैं भूकंप मूल यानी कि उद्गम केंद्र, यही भूकंप का मूल है। अधिकेंद्र मतलब एपी सेंटर, इसमें क्या होगा यहाँ पर भूकंप का मूल है, यह पृथ्वी है तो इसके 90 डिग्री ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, जहाँ पर भूकंप सबसे पहले महसूस हो उसी को कहते हैं अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर। भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता की खींची जाने वाली रेखाएं उसको क्या कहेंगे समभूकंपीय रेखा। जैसे यह पृथ्वी का क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ सबसे पहले यहाँ पर महसूस होगा, एक नियत समय में यहाँ भूकंप का महसूस होगा, फिर यहाँ इस तरह की जो रेखाएं खींची जाएंगी उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग समभूकंपीय रेखा। और भूकंप मापी यानी सिस्मोग्राफ, तो भूकंपीय तरंगों का मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप का विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी। और भूकंप के कुछ कारण हैं, जैसे पहला कारण प्लेट विवर्तनिकी, दूसरा का ज्वालामुखी क्रिया, तीसरा भूपटल भ्रंश, चौथा आंतरिक गैसों का फैलाव, भूसंतुलन में अव्यवस्था, भूपटल में सिकुड़न यानी कंप्रेशन, मानव जनित कारण जैसे कि मानव ने बांध बना दिया या कहीं मानव परमाणु बम का विस्फोट करा दे तो भी भूकंप होगा। भूकंपीय लहरें, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले या सर्वप्रथम भूकंपीय लहरें अधिकेंद्र पर पहुंचती है, एपीसेंटर की बात हो रही है। भूकंपीय लहरों को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी वेव यानी पहले वाला, उसके बाद में सेकेंडरी वेव और सबसे अंत में एल वेव यानी सरफेस वेव या इसको कहेंगे लॉब वेव। जो देखिए जो प्राथमिक वेव होती है यानी कि पी वेव्स, इसकी औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। क्योंकि इनकी गति सबसे अधिक होती है अतः ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ये तरंगें ध्वनि के समान होती है तथा ठोस, द्रव एवं गैसीय पदार्थों में यात्रा करती है, यानी ध्वनि जहाँ जाएगा वहाँ यह भी चला जाएगा। अतः इसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहेंगे। यानी ध्वनि तरंगे क्या है तो अनुदैर्घ्य तरंगे, तो यह भी अनुदैर्घ्य तरंगे। कौन तो प्राइमरी वेव्स।
दूसरा है द्वितीयक लहर यानी सेकेंडरी वेव्स, इसे अनुप्रस्थ लहर कहते हैं। क्या? अनुप्रस्थ, क्योंकि ये प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती हैं। ये तरल पदार्थ में नहीं गुजर पाती, इसलिए सागरों में लुप्त हो जाती है। तीसरा है धरातलीय लहरें यानी एल वेव्स, इसे लंबी लहरें यानी एल वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका भ्रमण समय अधिक होता है तथा ये सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। तो यहाँ देखिए, भूकंप उत्पन्न कहाँ हुआ? यह अधिकेंद्र है। ऊपर महसूस यहाँ पर होगा, वह एपिसेंटर हो जाएगा उसका। और यहाँ से भूकंप की तरंगे चारों दिशा में इस तरह से मूवमेंट आरंभ हो गया। तो भूकंप का विचलन होता है। तो जो कैसा विचलन होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कोर है, आंतरिक कोर, यह पूर्णतः ठोस है, अतः इसमें गति बहुत तीव्र है, जिससे जो बीच वाला भूकंप की तरंगे थी वह डायरेक्ट एकदम सीधा आ गया। लेकिन कौन आएगा यहाँ पर? पी वेव आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग यह जानते हैं कि जो बाह्य कोर है तथा इसका क्या है, तो द्रवित अवस्था में है, जिस कारण क्या होता है वहाँ पर सेकेंडरी वेव विलुप्त हो जाती है, वो नहीं गमन कर पाती, जिसके कारण यह उसका सेकेंडरी वेव का यह छाया क्षेत्र है। और पी वेव भी बीचों बीच सीधा चल पाएगा, लेकिन वो भी पी वेव का भी कुछ छाया क्षेत्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह तो सबसे अधिक बर्बादी यानी विनाश का कारण कौन है? तो धरातलीय लहर यानी एल वेव्स। क्यों? क्योंकि यह जिग चैक मोड में चलता है, इस सीधा नहीं चलता है, और यह सर्वाधिक विनाश तरंगे होती है और इसका वेव सबसे कम होता है। भूकंप की तीव्रता, तो रिक्टर पैमाना यानी रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस पैमाने पर भूकंप के वेग में 1 अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करती है। इस पैमाने का विकास 1945 ईस्वी में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर के द्वारा किया गया था। मर्केली स्केल, यह क्या है? इसमें भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है, यानी तीव्रता के आधार पर तो रिक्टर स्केल, क्षति के हिसाब से तो मर्केली स्केल। अब भूकंप का, लेकिन इसका अब उपयोग न होता है। भूकंप का वितरण, तो भूकंप ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में बराबर आता है, नहीं, इसका कुछ क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रशांत महासागर के तटीय पेटी। यह विश्व में 68% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। जो कहाँ से शुरू होगा? तो यह जो भारत के पूर्व में क्या नाम है, तो इंडोनेशिया का आइलैंड, साउथ चाइना सी होते हुए जापान, फिलीपींस, इस तरह से नीचे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर अमेरिका शुरू होगा, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र। यह पूरा क्या होती है? पड़ी प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है, यानी कि प्रशांत महासागर का जो इलाका है उसके तटीय इलाके में। विश्व में 68% भूकंप इसी पेटी में आते हैं, इसलिए इसे अग्निवलय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्निवलय। यह पेटी पश्चिम में अलास्का से क्यूराइल, जापान, मेरियाना तथा फिलीपाइन की खाड़ी तक है तथा चिली, कैलिफोर्निया तथा न्यूजीलैंड के समुद्र तटीय भाग में सम्मिलित है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो विश्व के 21% भूकंप इसी पेटी में आते हैं, और इसमें कौन होगा? तो यह हिमालय से लेकर पश्चिम में इटली तक और पूर्व में आएंगे तो यह भी वियतनाम होते हुए इंडोनेशिया तक इसका एक सिरा पहुंच जाता है। तो यहाँ देखिए, पेरिनीज, आल्प्स, काकेकस, हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ, पूर्वी द्वीप समूह की श्रृंखला इन्हीं मेखला में आती है। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पेटी में आते हैं। यह पेटी मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर तथा काकेकस से होते हुए हिमालय पर्वत तथा सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैली हुई है। तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। इस पेटी में भूकंप आने का मुख्य कारण सागर तल प्रसरण है। यह पेटी स्विफ्ट वर्सेज और आइसलैंड से आरंभ होकर बोवेट द्वीप के साथ विस्तृत है। कौन? मध्य अटलांटिक पेटी की बात हो रही है। और सुनामी, तो सुनामी शब्द यह जापानी शब्द है और इसका अर्थ होता है कि वे समुद्री लहरें जो समुद्र पर आती हैं। इस प्रकार अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। यह लहरें सागरीय तटों पर भारी विनाश लाती हैं। जब कभी समुद्र में भूकंप की उत्पत्ति होती है और अगर वह उसका रिक्टर स्केल अधिक हो तो इससे क्या होगा? पानी जो समुद्र का जल है वह भी हिलेगा, उसमें गति होगा और वही गति भयानक रूप धारण कर लेती है।
इनकी गति 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक होगी। गहरे सागर में सुनामी लहर की लंबाई सर्वाधिक होती है, परंतु सागर तट की ओर जाने पर और कम होती जाती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी महान विनाशकारी साबित हुई। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक है। कुछ उदाहरण। भूकंप तीव्रता के मामले में सबसे विनाशकारी भूकंप का उदाहरण 22 मई 1960 को वाल्डिविया भूकंप यानी चिली में आया था, जिसका तीव्रता 9.5 था। जबकि मृत्यु के मामले में यहाँ देखिए 25 जनवरी 1956 को सांजी झी चीन भूकंप में आया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसकी तीव्रता 8 थी। और संपत्ति नुकसान के मामले में 2011 के तोहोकू जापान में भूकंप आया था, जो सबसे अधिक पैसा बर्बाद कर गया था। अब आगे हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपटल पर वह एक प्राकृतिक छिद्र अथवा दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा, ज्वालामुखीय गैसें, जलवाष्प, राख, ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। ज्वालामुखी के कुछ रूप हैं, जैसे एक होता है ज्वालामुखी शंकु। इस तरह से यह ज्वालामुखी है, यानी कि यहाँ से मैग्मा इस तरह से ऊपर निकलेगा और इस तरह से यह शंकु के रूप में बना देगा। जब सक्रिय ज्वालामुखी से लावा तथा अन्य पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ जमा होने लगता है, तब ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी जहाँ से निकलेगा वह एक उसका पाइप है। यह पाइप नीचे मेंटल तक नीचे तक छिद्र में रहता है और इसी के द्वारा यह पहाड़ को या धरती की जो परत है उसको फाड़ कर ऊपर निकलेगा और इस तरह से ज्वालामुखी में जो लावा है इस तरह से नीचे गिर जाएगी और इस तरह से पहाड़ बन जाएगा। तो यह ज्वालामुखी का पाइप है। ऊपर या मुख को क्या कहेंगे? ज्वालामुखी क्रेटर। यह नली है, इसको यह छिद्र हो गया और यह ज्वालामुखी शंकु है। आगे देखिए ज्वालामुखी छिद्र दूसरा। तो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ही ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। ज्वालामुखी नली सक्रिय ज्वालामुखी छिद्र का संबंध धरातल के नीचे एक पतली नली से होता है जिसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। ज्वालामुखी का मुख जब सक्रिय ज्वालामुखी का छिद्र बड़ा होता है तब उसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं, यानी क्रेटर। यही क्रेटर जब बहुत विशाल हो जाता है तो उसको कहेंगे कालडेरा। सक्रिय ज्वालामुखी से निकलने वाले कुछ पदार्थ हैं, जैसे कि क्या है? गैस। ज्वालामुखी उद्गार में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। अन्य गैसों में सल्फर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठोस में क्या होगा? यह गैस में क्या निकला? सल्फर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा सबसे अधिक जलवाष्प। ठोस में तो सक्रिय ज्वालामुखी द्वारा हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। जब कोई उद्भेदन विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ होता है उससे निष्कासित ठोस पदार्थ टेफ्रा कहते हैं। क्या? टेफ्रा। इसमें स्थानीय सेल के खंड, ज्वालामुखी बम, स्कोरिया, लेपिली, बेसिया, धूल और राख के कण सम्मिलित हो रहते हैं। लावा सक्रिय ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला तरल पदार्थ जो मैग्मा है वही लावा है। जब मैग्मा धरातल पर पहुंचकर जम गया, यानी यह धरातल है, धरातल के नीचे तरल पदार्थ उसको कहेंगे मैग्मा। अगर यह धरातल के ऊपर आ गया तो उसको कहेंगे लावा। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, यानी इससे हमेशा धुआं, गैस एवं वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी। इसके उदाहरण माउंट एटना सिसिली, किलायू यह हवाई द्वीप अमेरिका में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट इरेबस अंटार्कटिका, ओजस डेल सलाडो यह अर्जेंटीना में है और अर्जेंटीना चिली सीमा पर, स्ट्राम्बोली यह लेपारी द्वीप इटली में है, मौना लोआ हवाई द्वीप और बैरन द्वीप यानी अंडमान भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी यह अभी तो एक्टिव न है, यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन उद्गार की संभावना बनी हुई है, उसे कहेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। विसुवियस इटली का, फुजियामा जापान, कराकाटोआ इंडोनेशिया, नारकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप, मेओन फिलीपींस, ये सब उदाहरण हैं। और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो गया। इसका पता कैसे चलता है? जो उसका मुख होता है उसमें जल भर जाता है, तब उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे चिम्बो राजो इक्वाडोर, किलिमंजारो तंजानिया, पोपा म्यांमार, एकांकागुआ एंडीज पर्वत, को सुल्तान और देवबंद ये सब ईरान के प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी उद्गार के अस्थल रूप जैसे
ज्वालामुखी कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से लावा निकलेगा, वही ज्वालामुखी का उद्गार क्षेत्र है। कुछ जैसे गीजर तथा उष्ण क्षेत्र, गर्म जल स्रोत से वाष्प तथा गर्म जल निरंतर निकलता रहता है। भूमि के एक छिद्र से होकर भूमिगत जल स्रोत से वाष्प तथा अति उष्ण जल का पर्जंट निकास, उसको क्या कहेंगे, उसको गीजर या गेसर कहते हैं। उदाहरण येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर, भारत में सोना हरियाणा, पुगा वैली लद्दाख, राजगीर बिहार आदि। इसका मतलब क्या है कि नीचे अंदर हॉट स्पॉट है, अंदर क्षेत्र गर्म है, तभी तो वहाँ पर पानी जो है वह गर्म हो गया और पानी गर्म होकर गर्म सोते के रूप में ऊपर निकल रहा है। दूसरा उदाहरण है धुआंरे, यानी ऐसे छिद्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकलती है वे धुआंरे कहलाते हैं। धुआंरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं, यानी कि अब यह ज्वालामुखी अब यहाँ से नहीं फटेगा, ज्वालामुखी शांत हो चुका है। जैसे कोह सुल्तान धुआंरा, यह कहाँ है, तो यह ईरान में है। हवाई द्वीप का धुआंरा, यह अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। आगे देखते हैं, फोसा मैग्ना ज्वालामुखी पर्वत की श्रृंखला है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। यह कुछ ज्वालामुखी के नाम है उससे संबंधित देश, जैसे ओजस डेल सलाडो, यह सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है और जो एंडीज पर्वत पर है स्थित है, और देश अर्जेंटीना चिली। इसी तरह गुआलाटीरी, यह भी एंडीज पर्वत, यह चिली में है। कोटोपैक्सी, यह इक्वाडोर में स्थित है। लेस्कर, यह चिली में है। टुपुंग टीटो, यह भी चिली में है। पोपोकेटेपिटल, यह अपटी पलानो डी मैक्सिको, यानी मैक्सिको उत्तर अमेरिका में हुआ। सेंगे, यह एंडीज पर्वतमाला में इक्वाडोर में स्थित है। क्ल्यूचेक्सकाया सुप्का, यह कमचटका प्रायद्वीप रूस में स्थित है। फ्यूरेस, यह एंडीज कोलंबिया में स्थित है। टाजुमुल्को, यह ग्वाटेमाला में है। टकना या सिया माद्रे ग्वाटेमाला में है। मोनालोआ हवाई द्वीप अमेरिका का भाग है। माउंट कैमरून, यह सक्रिय है और कैमरून अफ्रीका में स्थित है। माउंट इरेबस, यह रॉस आइलैंड पर है और अंटार्कटिका में है। रिंद जानी, यह लॉम्बोक इंडोनेशिया में स्थित है। पिको डी टीरे, यह चेनेरिफ कनारी द्वीप स्पेन में स्थित है। सेमेरू, तो यह सेमेरू कहाँ है, तो यह जावा में है और यह इंडोनेशिया। निरागोंगा, यह विरुंगा में है, यह जायरे में है। कोरयाक्सकाया, यह कमचटका प्रायद्वीप रूस में स्थित है। इसी तरह इराजू, यह कोस्टारिका में स्थित है। सलामाट, यह जावा इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। माउंट एस्पर अलास्का यानी यूएसए का ज्वालामुखी है। इसी तरह माउंट एटनी सिसिली प्रायद्वीप में सक्रिय है जो इटली में स्थित है। और लेसन पीक, यह कास्केड श्रेणी कैलिफोर्निया यूएसए में। और माउंट हेलेंस, यह भी वहीं यानी यूएसए में स्थित है। फिर टैम्बोरा, यह सुमात्रा आइलैंड पर इंडोनेशिया में स्थित है। तथा आगे बढ़ते हैं, द पीक, यह तिस्ता डी कुन्हा दी अटलांटिक में स्थित है। माउंट लेमिंगटन, आगे देखिए, माउंट लेमिंगटन यह पपुआ न्यू गिनी में है। माउंट पीली, यह पपुआ न्यू गिनी में, यह मार्टिनिक में है। और आगे देखिए, यह तो कभी नहीं पूछता, यहाँ देखिए, विसुवियस, यह इटली में है। किलायू, यह हवाई द्वीप अमेरिका का है। फयाल, यह एजोर्स द्वीप समूह पर। स्ट्राम्बोली, यह इटली में है। सेंटोरिनी, यह भी ज्वालामुखी है जो ग्रीस में स्थित है। और वोल्केनो, जैसे लिपारी द्वीप भूमध्यसागर यानी इटली में है। इसी तरह से सरटसे, यह आइसलैंड के समीप आइसलैंड में है। और एनेक क्राकाटोआ, तो यह इंडोनेशिया में है। अन्य ज्वालामुखी एवं उनकी स्थिति, तो यहाँ देखिए, माउंट रेचल, यह कनाडा में है। माउंट रेनियर यूएसए। चिम्बेराजो इक्वाडोर। माउंट ताल फिलीपींस। माउंट उंजन, यह जापान। देवबंद ईरान। अलबुर्ज जॉर्जिया। किलिमंजारो तंजानिया। मेरू कीनिया में है। कटमई अलास्का यानी यूएसए। माउंट सस्ता, यह यूएसए में है। फ्यूजियामा जापान। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस। लाकी आइसलैंड। कोह सुल्तान ईरान। माउंट अरारात अर्मीनिया। माउंट कीनिया कीनिया में है, जिसका नाम कीनिया का देश पड़ा। और मियान, यह फिलीपींस का प्रमुख ज्वालामुखी है। अब आगे हम लोग देखेंगे पर्वत के बारे में।
पर्वत मतलब क्या? पर्वत भूमि का एक ऐसा भूभाग जो निकट धरातल से अत्यधिक ऊंचाई में उठा हो, या तो अकेले इस तरह से ऊंचा हो अथवा ये इस तरह से श्रृंखला में हो, तो वह क्या कहेगा? सिंपल है तो पर्वत, नहीं तो पर्वत श्रृंखला। कुछ भूगोलवेत्ता 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई को पर्वत कहते हैं, जबकि उससे नीचे के उठे भाग को पहाड़ियों की संज्ञा दी गई है। समस्त भूपटल के लगभग 26% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियां हैं, जो भूप्रपटी के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। तो प्रथम श्रेणी का उच्चावच महाद्वीप और महासागर। पर्वत निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे याद कर लीजिए, हैरी हेस तथा मैकेंजी का प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, हैरी हेस तथा मैकेंजी का प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, कोबर का भूसंनिधि सिद्धांत, जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, होम्स का संवहन धारा सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत आदि। तो यहाँ देखिए, यह हैरी हेस एवं मैकेंजी का प्लेट विवर्तनी की, इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी के नीचे बहुत सारे प्लेट हैं, जिन प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण पर्वत का निर्माण होता है। दूसरा, कोबर महोदय, इनका है भूसन्नति सिद्धांत, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण अपना उत्तर भारत है। एक गंगा का मैदान है। पहले क्या था कि पहले यह दक्षिण भारत बहुत दूर था और यह यूरेशिया था, तो दक्षिण भारत का इस तरह से मूवमेंट होता है और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीच में यह रेती सागर था और दोनों तरफ से जो पहले की बहुत विशाल विशाल नदियाँ थी, उन्होंने इसमें मलबा जमा करना शुरू किया, जिसके कारण भूसन्नति के कारण यहाँ पर प्रेशर पड़ा और इस भूसन्नति के कारण बीच का यह मैदान बन गया और बीच में यह हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। कोबर की भूसन्निधि हो गया। जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत, यानी ताप घटते चला गया, जिस कारण पृथ्वी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, मतलब पृथ्वी के नीचे इस तरह से चेंबर है, या कहेंगे हॉट स्पॉट, इससे तरंगे इस तरह से ऊपर उठती रहती है। उठ गया, अब जब तरंग ऊपर उठेगा तो कहीं तो गिरेगा भी नीचे, तो यहाँ पर गिर गया। अब ऊपर उठेगा तो यहाँ का जो प्लेट है वह इस तरह से मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पर प्लेट टूटेगा। लेकिन जहाँ पर धाराएं, संवहन धाराएं नीचे गिरेगी, वहाँ पर तो प्लेट आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे इन दोनों का आपस में यहाँ पर दबाव बढ़ेगा, तो जिससे आपस की भूमि संकुचित होगी और पर्वत का निर्माण होगा। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन, तो इन्होंने क्या बताया जानते ही हैं। पहले पेंजिया था, पेंथिलासा था और फिर टूटकर एक अंगारा लैंड बना, दूसरा गोंडवाना लैंड बना। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सब और दक्षिण अमेरिका एक जगह थे, आज टूट कर और कहाँ आ गए तो जानते ही हैं। और इसके कारण जो विस्थापन हुआ, जिससे जो नीचे का जो चट्टानी परत था वह थोड़ा छिल गया, जिससे पर्वत बन गया। जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत, यानी इन्होंने कहा कि पृथ्वी के नीचे बहुत अत्यधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिससे ताप है, ताप से सब कुछ होता है। आगे देखिए, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है। एक है वलित पर्वत, यानी फोल्डेड माउंटेन। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों में मोर्त या वलन पड़ेगा, यानी इस तरह से प्लेट का मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, तो इस तरह से यह ऊपर नीचे हो जाएगा स्थिति, जी, तो उन्हें मोरदार या वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वतों के निर्माण का सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है, यानी यह प्लेटों के मूवमेंट पर आधारित है। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने हिमालय पर्वतों में से एक है। हिमालय सबसे युवा पर्वत है। जैसे यूरोप में आल्प्स, एशिया में हिमालय, अफ्रीका में एटलस, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत। दूसरा है ब्रंसोस पर्वत, यानी ब्लॉक माउंटेन। यह माउंटेन नहीं है, नकली माउंटेन। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल पर विकसित दो समानांतर भ्रंशों के भ्रंश तलों के सहारे उत्थित स्थलखंड या स्थलखंड ब्रंसोस पर्वत के रूप में विकसित होता है और बीच के धंसे भाग को रिफ्ट कहते हैं। इस तरह से यह पहले तो साथ में था, लेकिन अब यह दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर चला गया, जिससे यहाँ का क्षेत्र नीचे धंस गया। अब क्या होगा, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसको लगेगा कि इधर भी पर्वत, इधर भी पर्वत, लेकिन जो यहाँ खड़ा है उसको थोड़ी लगेगा कि यह पहाड़ है। जैसे भारत में नीलगिरी, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा, पाकिस्तान में साल्ट रेंज,
जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस में बासजिस पर्वत। वहीं तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा आदि पदार्थों के जमाव से होता है। इसकी आकृति शंकुनुमा होती है। इसके सबसे ऊपरी भाग में कीपनुमा गड्ढा होगा जिसे क्रेटर कहेंगे। जैसे अफ्रीका में किलिमंजारो, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रेनियर, हुड और सस्ता, जापान में फुजियामा, इंडीज का कोटापैक्सी, चिली का एकांगा गुहा। और चौथा है गुंबद नुमा पर्वत। जब पृथ्वी के धरातल पर चाप के आकार में उभरे होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे गुंबद नुमा पर्वत कहा जाता है। जैसे यूएसए का ब्लैक पहाड़ी, सिनसिनाटी उभार या हेनरी उभार, इस तरह का, या डोम शेप माउंटेन। अवशिष्ट पर्वत यानी जो पहले पर्वत था वो अवशिष्ट बचा है। वे पर्वत जो लंबे समय तक अंतराल में अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा काट छांट से निर्मित होते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे भारत में विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, स्पेन में सियरा, अमेरिका में गैसा एवं बूटे की आदि की पहाड़ियाँ। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का विभाजन, तो वलन के ऊपर उठे भाग को अपनति कहेंगे। वलन के द्वारा जो ऊपर उठ गया उसको अपनति यानी एंटीक्लाइन, जो नीचे धंस गया यह आधार था तो उसको क्या कहेंगे, सिंक्लाइन। पर्वत निर्माणकारी काल के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे प्री कैम्ब्रियन पर्वत यानी प्रारंभिक कैम्ब्रियन युग में निर्मित पर्वत, जैसे अरावली गोंडवाना लैंड में बना था, यानी गोंडवाना लैंड का भाग था अरावली पर्वत जो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। और स्कैंडिनेविया यानी अंगारा लैंड, जो आज अंगारा लैंड में कौन कौन देश आते हैं, तो उत्तर अमेरिका, यूरोप यानी यूरोप और यूरेशिया का भाग, और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और इंडिया, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग हैं। इस समय अरावली कहाँ था, तो यह गोंडवाना लैंड का भाग था उस समय, यानी यह सुदूर दक्षिण में अंटार्कटिका में स्थित था। कौन, तो अपना यह दक्षिणी भारत, उस समय अरावली भी वहीं पर था। कैलिडोनियन पर्वत, तो पुराजीवी काल में बने पर्वत जैसे अल्पेशियन यूएसए, अल्टाई, ब्रोकन हिल्स, आल्प्स आदि, ये सब कैलिडोनियन पर्वत के उदाहरण हैं। हर्सिनियन पर्वत, तो इसके उदाहरण उत्तर पुराजीवी काल में बने पर्वत जैसे पेटागोनिया दक्षिण अमेरिका, ड्रेकन्सबर्ग अफ्रीका, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, यूराल रूस आदि से उदाहरण हैं हर्सिनियन काल के। इसे कार्बोनिफेरस कालीन पर्वत भी कहते हैं। चौथा है अल्पाइन पर्वत, टर्सियरी काल यानी कल्प में बने नवीन मोरदार पर्वत जैसे रॉकी, हिमालय, एंडीज, आल्प्स, पिरेनीज, ये सब क्या है, तो अल्पाइन कालीन पर्वत है। यानी कि ये सब क्या है, तो टर्सरी यानी तृतीयक उत्थान का उदाहरण है। और जो गंगा घाटी है या गंगा मैदान है वह चतुर्थ काल में इसका निर्माण हुआ है, तो वह क्वाटरनरी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट याद करते हैं। तो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो है जो ज्वालामुखी पर्वत है। रॉकी पर्वतमाला महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो यूरोप में स्थित है। व्हाइट पर्वत कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, उसका नाम क्या है, तो एंडीज पर्वतमाला है जो स्थल पर है। अगर ऐसा ही पूछ दे कि पूरे विश्व में सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन है, तो उसका नाम होगा आपको ग्रेट, क्या नाम उसका, तो जो मध्य अटलांटिक रीज है वो है। रॉकी पर्वत, हिमालय। आगे देखते हैं, तो रॉकी कहाँ है, तो रॉकी आपको एटलस, एटलस कहाँ है, अफ्रीका। रॉकी उत्तर अमेरिका और एंडीज दक्षिण अमेरिका। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, हिमालय भारत है। आल्प्स पर्वत फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में भी स्थित है। अफ्रीका का एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनिसिया में स्थित है। प्राचीन पर्वत ये वे पर्वत हैं जो महाद्वीपीय प्रवाह से पेंजिया बनने के बहुत पहले बन चुके थे, जैसे पेनाइन्स यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका तथा अरावली पर्वत श्रृंखला भारत है। नवीन या युगा पर्वत ये वे पर्वत हैं जो महाद्वीपीय प्रवाह के बहुत बाद अस्तित्व में आए, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, एंडीज, रॉकी एवं आल्प्स आदि। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित। कौन, तो ब्लैक माउंटेन।
भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले 3 पर्वत नागा, लुसाई, पटकोई, जिसे बर्मीज अराकान योमा कहा जाता है, भी ये सब क्या है, तो ये सब भी प्राचीन पर्वत के ही उदाहरण में से कुछ आता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह हिमालय का भाग है। विश्व की प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियाँ नवीन मोरदार वलित पर्वत में स्थित हैं। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सोपान कृषि की जाती है, यानी कि इस तरह से सीढ़ी बनाकर, ताकि वर्षा का पानी रुक रुक कर बहता रहे। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर एल्ब्रूस शिखर काकेशस पर्वतमाला पर, इसी किस पर, काकेशस काला पर्वत भूटान में स्थित है। माउंट टिटलिस जो ज्वालामुखी लावा के शीतलन से निर्मित पर्वत है, वो कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत सियरा नेवादा, यह कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा भ्रंश यानी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी है, और जो 4800 किलोमीटर लंबी है। अमेजन नदी भी तो एक तरह से कहा जाए तो वह भी रिफ्ट वैली का ही उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबदाकार पर्वत सितानी, यह कहाँ है, तो यह यूएसए में है। यहाँ देखिए दुनिया के कुछ पर्वतों के नाम, उसकी स्थिति और उसका सर्वोच्च बिंदु। तो कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, इसका नाम है पूरा एंडीज पर्वत का, और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह 7200 किलोमीटर लंबा है, और इसका सबसे ऊंचा चोटी, उसका नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है, एकांकागुआ। रॉकी पर्वत, यह पश्चिमी उत्तर अमेरिका में है, और यह इसका सबसे हाईएस्ट चोटी माउंट एल्बर्ट है। तीसरा है हिमालय काराकोरम हिंदू कुश, यह दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है, और इसका टॉप चोटी माउंट एवरेस्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है, और इसका जो सर्वोच्च बिंदु है उसका नाम है कोसियुस्को। और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, यह अंटार्कटिका में स्थित है, और इसका जो हाईएस्ट बिंदु है उसका नाम है माउंट किर्क पैट्रिक। ब्राजीलियन अटलांटिक तटीय श्रेणी, यह पूर्वी ब्राज़ील में है, और इसका जो टॉप बिंदु उसका नाम है पिको डी बेंडेरियो, पिको डी बेंडेरियो। पश्चिमी सुमात्रा जावा श्रेणी में, और इसका स्थिति भी वहीं है, नाम इसका कोरिंटजी। क्या नाम है, कोरिंटजी। लुसियन रेंज, यह अलास्का तथा उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सिसेलडीन। तियानसन, यह दक्षिण मध्य एशिया में है, और इसका जो टॉप पॉइंट है उसका नाम है पीके पोबैडो। सेंट्रल न्यू गिनिया रेंज, यह इरियन जाया पपुआ न्यू गिनी क्षेत्र में है, और इसका जो हाईएस्ट पीक है यह है जया कुसुम। और अल्टाई माउंटेन्स, यह मध्य एशिया में है। इसी तरह आगे देखिए, इन लोगों का चोटी का नाम नहीं पूछेगा। यूराल पर्वत श्रेणी, यह इसका टॉप जो चोटी उसका नाम है गौरा नोरडोनाया। कमचटका प्रायद्वीप या कमचटका श्रेणी, यह पूर्वी रूस में है, और इसका जो हाईएस्ट जो सबसे ऊंचा जो चोटी उसका नाम है क्ल्यूचेस्काया सुपका। एटलस पर्वत, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वह है नाम जेबेल टाउ बकाल। और बरखयास्क पर्वत, यह भी रूस में है, इसका जो सबसे हाईएस्ट चोटी है उसका नाम है गोरामस खाया। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वह कहाँ है, तो उसका नाम है अनाइमुद्दीन। सियरा माद्रे ओरिएंटल, यह मेक्सिको में है, और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है ओरिजावा। जैग्रोस पर्वत श्रेणी, कोई नाम है जैग्रोस, तो जैग्रोस चोटी यह ईरान में है, और इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जॉर्ड कूह। स्कैंडिनेवियन रेंज, यह पश्चिमी नॉर्वे में है। इसी तरह इथोपियन उच्च भूमि, यह इथोपिया में है। पश्चिमी सियरा माद्रे, यह मेक्सिको में है। इसी तरह मालागासी श्रेणी तो मेडागास्कर द्वीप में है, और इसका जो हाईएस्ट पीक का नाम है मारामोकोट्रो। इसी तरह ड्रेकन्सबर्ग अफ्रीका में है, दक्षिण पूर्व अफ्रीका। गो खेबेट, यह पूर्वी रूस में है। काकेशस, यह जॉर्जिया में है, और इसका सर्वोच्च चोटी नाम क्या है, इसका एल्ब्रूस। अलास्का श्रेणी, अलास्का अमेरिका में है, इसका हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले है, याद कर लीजिए। असम म्यांमार श्रेणी, यह असम और पश्चिम म्यांमार में है, और इसका जो टॉप बिंदु है उसका नाम हकाकाबो राजी है। कास्केड रेंज, यह भी अमेरिका और कनाडा में है, और इसका हाईएस्ट पीक नाम माउंट रेनियर है। सेंट्रल बोर्नियो रेंज, यह मध्य बोर्नियो में है, और इसका जो सर्वश्रेष्ठ पीक उसका नाम है किनाबालू। इसी तरह टिहामाट एस शाम, यह दक्षिण पश्चिमी अरेबिया में है, और इसका जो टॉप पीक है उसका नाम है जेबेल हाधार। और एपेनीज, यह इटली में है, और इसका जो पीक है उसका नाम क्या है, तो कोर्नो ग्रेंडे।
एल्पेशियन यह पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है और इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट मिचेल। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अल्पा या आल्प्स या मध्यवर्ती यूरोप में है और इसका जो टॉप पीक उसका नाम है माउंट ब्लैंक। सियरा माद्रे डेल सुर यह मैक्सिको में है और इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है टियोटेपेक। और खेबेट कोलिमिस्की यह कोलिमा श्रेणी पूर्वी यूरोप में स्थित है। आगे देखते हैं, अब हम लोग पठार के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहीं पर पठार क्या है, तो यह पृथ्वी के धरातल पर विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा हो तथा शीर्ष भाग उसका, यानी पर्वत ऐसा था लेकिन पठार कैसा होगा, इस तरह से होगा, या पठार इस तरह से भी हो सकता है, ऊंचा हो, शीर्ष भाग चौड़ा हो एवं सपाट हो, पठार कहलाता है, यानी प्लेटू। पठार का विस्तार समस्त भूपटल पर लगभग 33% भाग पर है और पहाड़ 26%। यह भी द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। पठार कभी कभी मैदानों से नीचे भी हो सकते हैं, जैसे पिडमोंट पठार यूएसए, या पर्वतों से भी ऊंचे जैसे तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से विश्व में सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 4500 मीटर से अधिक है। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह सागर तल से 5000 मीटर ऊंचा है। कौन, तो पामीर का पठार सबसे ऊंचा, तिब्बत का पठार सबसे बड़ा। पामीर का पठार इसको विश्व के छत कहा जाता है और पठार की स्थलाकृति खनन के लिए आदर्श होते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई खनिज कहाँ खनन होता है, तो यही पठार में, पर्वत में नहीं। विश्व के कुछ प्रमुख पठार जैसे प्रायद्वीपीय पठार भारत में, अनातोलिया पठार तुर्की, सान पठार म्यांमार, अबिसिनिया पठार इथोपिया, मेसेटा पठार स्पेन यानी आइबेरिया प्रायद्वीप, चियापास का पठार मेक्सिको, माटो ग्रासो पठार ब्राज़ील, ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया पठार के दक्षिण में, तिब्बत का पठार तिब्बत, पैटागोनिया पठार अर्जेंटीना, ब्राज़ील पठार ब्राज़ील में स्थित है। इसी तरह आगे देखिए, कोराट पठार तो थाईलैंड, कोलंबिया का पठार ऊपर वाला है 12 नंबर, यह यूएसए में है, पोटवार का पठार पाकिस्तान, गुयाना पठार वेनेजुएला गुयाना, पिडमोंट का पठार यूएसए, अलास्का पठार यूएसए, बोलिविया पठार बोलिविया, ओजार्क पठार यूएसए, मध्य साइबेरिया पठार रूस, ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया, कोलोरेडो का पठार ग्रेट बेसिन पठार के दक्षिण में, ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड, अरब का पठार सऊदी अरब, ईरान का पठार ईरान, मंगोलिया का पठार मंगोलिया। अब इसके बाद में हम लोग मैदान के बारे में थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। मैदान भूपटल पर निचले तथा समतल क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। मैदान सपाट भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र होता है, अर्थात बिना उन्नत पहाड़ियों वाला धीमी तरंगित धरातल अथवा अवनति का क्षेत्र होगा। मैदानों में तटीय तथा आंतरिक मैदानों को ही सम्मिलित किया जाता है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का यह 41% भाग है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 41% भाग मैदान फैला हुआ है, जो यह भी द्वितीय श्रेणी का ही उच्चावच है। कुछ मैदान समुद्र तल से नीचे हो सकते हैं, जैसे नीदरलैंड्स का मैदान। कुछ मैदान पठारों से भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं, जैसे मिसिसिपी मैदान जो अल्पेशियन पठार से भी ऊंचा है। रचना के आधार पर मैदानों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जैसे समतल मैदान, तो यह कहाँ है, तो यह गंगा इंडिया, हुआंगहो, यांगटीसिकियांग यह चीन में है। ये सब क्या है, इन नदियों के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक मैदान है, यानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, यह नदियों के द्वारा जमा करके बनाया गया है। दूसरा होता है बाढ़ का मैदान, यह भी गंगा सतलज हुआंगहो नील मिसिसिपी नदियों द्वारा बने बाढ़ के मैदान है। गिरिपद जलोढ़ मैदान यानी पहाड़ के फुट हिल्स में बना मैदान, जैसे निक्षेपण द्वारा यानी डिपोजिशन द्वारा निर्मित भारत का भाभर मैदान का क्षेत्र। डेल्टा मैदान यह सिंधु गंगा नील मिसिसिपी द्वारा निर्मित डेल्टा मैदान होता है। झील से निर्मित मैदान पश्चिमी यूरोप कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलों के द्वारा झील से बनाया गया मैदान। हिमानी द्वारा निर्मित या निक्षेपित मैदान, जैसे उत्तरी अमेरिका में प्लीस्टोसीन हिमाच्छादन के कारण टील एवं हिमोड का मैदान। पवन निक्षेपित मैदान यानी पवनों के द्वारा जमा करके मिट्टी को जमा कर दिया वह मैदान, जैसे अफ्रीका के सहारा एवं भारत का थार मरुस्थल अर्थात मरुस्थली तथा लोएस का मैदान है। लावा का मैदान तो संयुक्त राज्य अमेरिका अर्जेंटीना इटली और न्यूजीलैंड का लावा का मैदान।
विश्व के प्रमुख मैदान और उनकी स्थिति तो देखिए, मध्यवर्ती बड़ा मैदान या ग्रेट प्लेन तो यह कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेजन का मैदान दक्षिण अमेरिका। पेटागोनिया का मैदान दक्षिण अमेरिका। पाम्पास यह दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन, पेटागोनिया और पाम्पास ये सब दक्षिण अमेरिका। फ्रांस का मैदान, फ्रांस यूरोप में है। यूरोप का बड़ा मैदान बिग फील्ड यह है यूरोप। दक्षिणी साइबेरिया यूरोप एवं एशिया यानी रूस में है। सहारा का मैदान अफ्रीका। नील नदी का मैदान मिस्र यानी अफ्रीका। अफ्रीका व पूर्वी तटीय मैदान अफ्रीका। अफ्रीका व पश्चिमी तटीय मैदान यह भी अफ्रीका। मालागासी का मैदान तो नाम ही मालागासी। गंगा यमुना इंडिया में है। सिंधु का मैदान भारत पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र भारत बांग्लादेश। और अरब का मैदान तो यह सऊदी अरब। चीन का मैदान चीन में है। और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखिए, मरुस्थल उस क्षेत्र को कहते हैं जहां वह मैदान ही है लेकिन वहां पर क्या है तो वर्षा कम होगी, कितना 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा हो। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो पृथ्वी क्या है यह पश्चिम से पूर्व दिशा में है, अतः व्यापारिक जो वर्षा कराने वाली हवा है वह कैसा चलेगा तो वह पूर्व से पश्चिम दिशा में। यही कारण है कि पूरे महाद्वीप के जब वर्षा पूर्वी क्षेत्र में ही हो जाता है और पश्चिमी क्षेत्र तक जाते जाते इसमें आर्द्रता कमी हो जाती है जिससे वर्षा न हो पाती है। दूसरा कारण, सारे जो महाद्वीप है इसके पूर्वी क्षेत्र में गर्म धारा चलती है जिससे वहाँ पर उष्ण माहौल है तो वाष्प क्रिएट होगा और वर्षा होगा, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में शीत यानी ठंडा जलधाराओं का क्षेत्र है जिससे वहाँ पर वाष्पन की क्रिया कम होती है और रेगिस्तान हो जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। मरुस्थल कम वर्षा वाला क्षेत्र है जिसके कारण वहाँ का वातावरण पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के प्रतिकूल है। अतिचारण को रोककर मरुस्थली कला को रोका जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि चारागाहों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जाए। मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्ष रोपण पट्टियों तथा अथवा खंडों में लगाए जाएं। सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर तथा सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर लगाए जाएं। इस रोपण का नाम ही वात वृक्ष होता है। विश्व के कुछ मरुस्थल, उसके उदाहरण सहारा ये सबसे बड़ा है, यह मुख्य रूप से अफ्रीका में ही है, यह अफ्रीका के लगभग 12 देशों में है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, यह ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल के कुछ बहुत सारे नाम हैं जैसे याद कर लीजिए, वार बॉर्टन अथवा महान रेतीला मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया, अरुणाटा या सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, ये सब ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल के उदाहरण हैं, नाम है। अरब का मरुस्थल, तो अरब के मरुस्थल में क्या क्या आएगा? दक्षिणी अरब, सऊदी अरब, यमन, इसका नाम है अरब प्रायद्वीप। इसमें अरब अल खाली या इम्पिटी क्वार्टर, सीरिया मरुभूमि तथा नाफूद सम्मिलित हैं। गोबी का मरुस्थल यह मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया के यानी चीन में है। कालाहारी यह बोत्सवाना यानी अफ्रीका के मध्य क्षेत्र में है। तकलामाकान यह सिकियांग प्रांत चीन में है। सोनोरन डेजर्ट यह एरिजोना और कैलिफोर्निया राज्य यानी यूएसए और मेक्सिको में है। नामीब मरुस्थल यह नामीबिया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। काराकुम यह तुर्कमेनिस्तान में है। थार डेजर्ट यह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। सोमाली डेजर्ट यह सोमालिया अफ्रीका में है। इसी तरह अटकामा डेजर्ट यह आपको उत्तरी चील यानी दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। और किजुल कुम यह उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि क्षेत्र में है। इसी तरह दस्तेलूट यह पूर्वी ईरान यानी पहले ईरान का मरुस्थल कहा जाता था। मुझे मरुस्थल यह दक्षिणी कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। और सेंचुरा मरुस्थल यह उत्तरी पश्चिमी पेरू यानी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके बाद हम लोग झील से शुरू करेंगे। तब तक आशा करते हैं यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।